दोस्तों जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में बहुत सारे आईपीओ आए प्राइमरी मार्केट में। अब कुछ आईपीओ ने तो क्या शानदार रिटर्न दिए, आप सबको पता ही है, पैसा बिल्कुल डबल करा। और कुछ आईपीओ ने रिटर्न बिल्कुल नहीं दिए, यानी डिस्काउंट लिस्टिंग भी दी। अब उसमें से एक आईपीओ था आईआरएफसी का, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि आईपीओ लॉन्च हुआ था 26 रुपीज में, पर वो ओपन हुआ कम में। बट उसने हाई मारा 26 पॉइंट समथिंग का और उसके बाद काफी टाइम तक नीचे ही रहा। और अभी भी वो स्टॉक जो है वो बहुत ही नीचे अपने लो के आसपास ही काम कर रहा है। अब उस टाइम आईपीओ में जब बुल सी देखो, आईपीओ कंपनी तभी लाती है जब बुल मार्केट चल रही होती है। अब ये आईपीओ में बहुत लोगों ने पैसा लगाया था कि हमारे को लिस्टिंग गेन होगा, वहीं वहां पर लिस्टिंग गेन तो देखने को मिला नहीं, डिस्काउंट लिस्टिंग हुई। तो काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर इस टाइम इस आईपीओ के यानी इस स्टॉक में फंसे हुए हैं। सो आज की रिव्यू वीडियो यानी आज की फंडामेंटल रिव्यू वीडियो देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि क्या आपको स्टॉक के साथ बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को क्लिक करो और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाना, ताकि आपको आने वाली जितनी भी फ्यूचर्स में वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। सो बीएसई में इसका कोड है 543257 और एनएसई में स्क्रिप्ट है इसकी आईआरएफसी। मार्केट कैप की बात करें तो 27,575 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 21.10 पैसा। हाई स्टॉक ने करा था 26.70 पैसा और लो स्टॉक का गया है 20.80 पैसा। स्टॉक पीई की बात करें तो 7.47 इस स्टॉक का पीई है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 86.4% की प्रमोटर होल्डिंग है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 5% की डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू स्टॉक की है 10 और प्रमोटर होल्डिंग है यहां पर 86.4 और आरओई है 13.2%। अब हम बात करेंगे व्हाट डज द कंपनी डू, यानी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी कैसे अर्न करती है। तो सबसे पहले समझो ये आईआरएफसी है क्या। आईआरएफसी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आईआरएफसी क्या है, फाइनेंसिंग आर्म है इंडियन रेलवे की। ये क्या करती है, बोरो करती है फंड फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट टू परचेज एसेट्स। क्या काम कर रही है, फाइनेंशियल मार्केट से पैसा रेस कर रही है और एसेट्स परचेज कर रही है। उन्हीं एसेट्स को ये लीज कर रही है इंडियन रेलवे को। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं। आईआरएफसी को इनकॉर्पोरेटेड करा गया था 1986 में इंडियन रेलवे के द्वारा। ठीक है, अब ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो होली ओन्ड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी इसके जो प्रमोटर है वो कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आईआरएफसी प्राइमरी एंगेज्ड है, क्या बिजनेस, क्या अब इनका फाइनेंसिंग द एक्विजिशन ऑफ रोलिंग स्टॉक एसेट्स। यानी क्या काम है इसका कि आईआरएफसी का काम क्या है, इंडियन रेलवे के लिए फाइनेंस करना रोलिंग स्टॉक एसेट्स। क्या करना, रोलिंग स्टॉक एसेट्स यानी लीजिंग ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स एंड लेंडिंग टू एंटिटीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ठीक है, इसका क्या काम है, जो रेलवे में जितने भी एसेट्स होते हैं ना, उसके लिए पैसा रेज करती है, उस एसेट्स को ये खरीदती है और उसी एसेट्स को जो ये खरीदती है ये किसको लीज कर देती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यानी इंडियन रेलवे को लीज कर देती है। अब बीइंग द बोरोइंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवे, आईआरएफसी रिस्पॉन्सिबल है। देखो ध्यान से सुनो, इसका बिजनेस मॉडल समझो। जब तक आप किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल नहीं समझोगे तब तक आप उस स्टॉक को होल्ड कर रहे हो, आपको उसका महत्व नहीं समझ आएगा कि हम इस स्टॉक को क्यों होल्ड कर रहे हैं। अगर हमें किसी कंपनी का बिजनेस एनालिसिस आता है, हमें उसको पता है कि ये कंपनी कर क्या रही है मार्केट में, तो हमें समझ आएगा कि हमें इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहां पर ध्यान से सुनो, बीइंग द बोरोइंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवेज, IRFC is responsible to raise funds for Ministry of Railways that is required to procure rolling stock assets, wagon, trucks, electric multiple units, locomotive coaches, it improvement, expansion and asset management। देखो जो इंडियन रेलवे है उनको वैगन्स भी चाहिए, ट्रक भी चाहिए, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स भी चाहिए, लोकोमोटिव्स भी चाहिए, कोचेस भी चाहिए और अपनी इंप्रूवमेंट भी करनी है, स्टेशन की एक्सपेंशन करना है और एसेट मैनेजमेंट चाहिए। तो वो क्या करती है, वो आईआरएफसी को बोलती है कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, आप हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करो। अब आईआरएफसी क्या करती है, उनको वैगन्स चाहिए तो वैगन्स को परचेज करती है, पैसा रेज करती है, वैगन्स को परचेज करती है और उसी वैगन्स को ये लीज कर देती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आईआरएफसी को इंटरेस्ट पे करता है और आईआरएफसी उसको इंटरेस्ट पे कर देती है, जिससे वो पैसा उठाती है। अब सपोज करो आईआरएफसी ने पैसा रेज करा 6% पे और वहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को आईआरएफसी ने दे दिया 8% पे, तो लगभग 2% किसकी कमाई हुई, किसकी अर्निंग हुई,
आईआरएफसी की। तो आईआरएफसी का बिजनेस क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यानी इंडियन रेलवे के लिए पैसा रेस करना। एक तो ये बिजनेस है पैसा रेस करना, फाइनेंशियल मार्केट से पैसा रेस करना। रेस करने के बाद उनके वैगन, ट्रक, इलेक्ट्रिक मल्टीपल जो भी उनको खरीदना है वो आईआरएफसी परचेज करती है और उसको लीज दे देती है किसको? इंडियन रेलवे को। ठीक है, ये इनका एक बिजनेस मॉडल है। अब इट फॉलोज अ फाइनेंशियल लीजिंग मॉडल। देखो मैंने पहले ही आपको बताया फाइनेंशियल लीजिंग मॉडल है टू फाइनेंस रोलिंग स्टॉक एसेट प्रोक्यूरमेंट ऑफ फॉर अ लीज पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। और इनकी लीज ये नहीं कि 2-3 साल की लीज होती है, इनकी लीज लगभग 30-30 साल चलती है। ठीक है, अब बात करते हैं इन फिस्कल 2019 फाइनेंशियल ईयर 2019 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करा गया ना इंडियन रेलवेज की तरफ से वो था 1334 बिलियन, और जिसमें से आईआरएफसी ने फाइनेंस करा हुआ था 525.35 बिलियन, जो लगभग 40% एक्सपेंडिचर जो फाइनेंस करा था वो आईआरएफसी ने करा। तो देखो कितना आने वाले टाइम में अगर इंडियन रेलवे और आगे बढ़ती है, जैसे अभी बहुत ग्रोथ चल रही है इंडिया में, आने वाले टाइम में और स्टेशंस बनते हैं और ट्रेन्स के नेटवर्क खुलते हैं तो काफी ज्यादा बिजनेस जो है आईआरएफसी को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हु रन्स द कंपनी। कंपनी के प्रमोटर्स कौन है? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। देखियो ये गवर्नमेंट ही ओन कर रही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरप्राइज है। ठीक है, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इस टाइम प्रमोटर यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास 86.36 लगभग 86.4% के आसपास की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 3.02% की होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 1.44 और अदर्स में आ जाते हैं 1.2%। और सबसे ज्यादा इस टाइम अगर प्रमोटर्स के बाद किसी की होल्डिंग है तो वो है पब्लिक की 7.96%। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ये स्टॉक ने आईपीओ जब ओपन हुआ तो इसमें लिस्टिंग गेन ज्यादा देखने को नहीं मिला, हमारे को इसमें डिस्काउंट लिस्टिंग मिली थी। तो काफी सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो सोचते हैं कि आज वो स्टॉक में फंसे, और वो रियली फंसे भी हुए हैं क्योंकि उनका बाइंग प्राइस 26 रुपीज के आसपास है और उनका जो आज स्टॉक का रेट चल रहा है वो 21 चल रहा है। तो 5 रुपए घाटा उनको अभी भी हो रहा है। सो इसीलिए 7.96 लगभग 8% की पब्लिक होल्डिंग है इस टाइम। अब हम बात करेंगे इज द कंपनी प्रॉफिटेबल, कि क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसका फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो सेल्स की अगर हम बात करें तो मार्च 2016 में सेल्स इनकी थी 7507 करोड़। वहीं मार्च 2017 में इंक्रीज हो जाती है 9047 करोड़। मार्च 2000 इंक्रीज में हो जाती है 9267 करोड़। मार्च 2019 में इंक्रीज हो जाती है 11134 करोड़। और मार्च 2020 की अगर हम बात करें तो 13,838 करोड़ की सेल्स होती है। तो सेल्स अगर हम देखें लास्ट 5 इयर्स यानी मार्च 2016 से मार्च 2020 में काफी अच्छे तरीके से सेल्स इंक्रीज हुई है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2016 में इनका नेट प्रॉफिट था 849 करोड़, जो कि इंक्रीज हो जाता है 2017 मार्च में 934 करोड़, जो कि इंक्रीज हो जाता है मार्च 2018 में काफी अच्छी इंक्रीज आई 2055 करोड़। उसके बाद मार्च 2019 में 2255 करोड़ और मार्च 2020 में काफी अच्छा प्रॉफिट एक और बार इंक्रीज देखने को हमें मिला 3692 करोड़। सो फाइनेंशियल्स में कंपनी को ऐसी कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं है, मतलब फाइनेंशियल टिल मार्च 2020 तक ठीक है। अभी लेटेस्ट फाइनेंशियल हमारे पास नहीं आए हैं। सो मार्च 2020 तक की बात करें तो ठीक है। अब बात आती है कि मार्च 2020 के बाद ही तो कोरोना वायरस आया। अब देखो दोस्तों, कोरोना वायरस जब से आया ये पेंडेमिक बहुत ही बड़ा पेंडेमिक है इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए। तो बट ये स्टॉक देखो इनके प्रॉफिट में इतना फर्क नहीं आएगा। देखो फर्क जरूर आएगा बट इतना क्यों नहीं आएगा। मैं मानता हूं कि रेलवे अभी बंद है, बट क्या है रेलवे जो है वो बहुत ही गवर्नमेंट की कंपनी है। सो वो इनको पैसा टाइम से दे ही देगी। ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनी इसीलिए एक तरह से हम कहते हैं कि गवर्नमेंट की कंपनीज में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनीज में पैसा नहीं डूबता, क्योंकि गवर्नमेंट पीछे होती है तो वो पैसा कहीं ना कहीं से लाके देगी और रेलवे इनको पेमेंट करेगी इंटरेस्ट। तो इनको थोड़ा सा इफेक्ट जरूर पड़ेगा क्योंकि रेलवे का भी तो बिजनेस कम हो रहा है। अभी रेलवे आप देखो कितने टाइम से बंद ही है, एक तरह से सारी ट्रेन नहीं चल रही। तो जब ट्रेन ही नहीं चलेगी तो आईआरएफसी को कैसे और बोलेंगे कि अभी हमें पैसा चाहिए, और जो पुराना पैसा इनको इंटरेस्ट देना है बस वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट देंगे और मे भी क्या पता उसमें डिले हो जाए। बट ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी इंडियन रेलवे करेगा नहीं, बट फिर भी कुछ परसेंट हो सकता है। सो फाइनेंशियल्स अगर हम लास्ट 5 इयर्स के देखें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है फाइनेंशियल्स में। फाइनेंशियल एक साउंड फाइनेंशियल मुझे लगते हैं, बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताना।
अब हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की, कि इस कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है। देखो, स्ट्रैटेजिक रोल इन इंडियन रेलवे ग्रोथ। अब इंडियन रेलवे को ग्रोथ कराने के पीछे जो एक स्ट्रैटेजिक जो रोल है ना, वो आईआरएफसी मैनेज कर रहा है। आईआरएफसी तो इंडियन रेलवे के लिए फाइनेंस करता है, यानी उनके लिए पैसा रेस करता है, उनके लिए जो सामान चाहिए उसको खरीदता है और उनको लीज करता है। तो एक स्ट्रैटेजिक रोल कौन परफॉर्म कर रहा है? आईआरएफसी। सेकंड आ जाता है साउंड क्रेडिट रेटिंग। क्रिसिल की इसके पास AAA++ रेटिंग है और आईसीआरए की भी AAA/A1+ रेटिंग है। थर्ड आ जाता है कॉम्पिटिटिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आईआरएफसी रेस करने जाती है ना पैसा फाइनेंशियल मार्केट से, देखो दो चीज है, आप समझो एक प्राइवेट कंपनी है और एक आईआरएफसी है। आईआरएफसी रेस कर रही है इंडियन रेलवे के लिए और प्राइवेट कंपनी सपोज करो कोई ट्रांसपोर्ट के लिए रेस कर रही है। आईआरएफसी ने कहा मुझे भी ये 1 करोड़ चाहिए और ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए जो रेस कर रही थी कंपनी प्राइवेट कंपनी, उसने भी कहा हमें 1 करोड़ चाहिए। आईआरएफसी को बोला जाता है कि आप 1 करोड़ के ऊपर हमें 6% का इंटरेस्ट हो, वहीं जो दूसरी प्राइवेट कंपनी है उनको बोला जाता है कि हम आपको 1 करोड़ तो दे देंगे पर हम आपको 8% पे देंगे। सो यहां पर कॉम्पिटिटिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इनको बेनिफिट करती है, क्योंकि इनके पीछे कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है। उनको पता है यहां से पैसा आना ही आना है। देखो काफी सारे म्यूचुअल फंड्स आपने देखे होंगे जो पैसा लगाते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जब आप उनका पोर्टफोलियो देखते हो ना, अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड कोई बाय करा होगा तो आपको उनके पोर्टफोलियो में पता होगा कि उन्होंने इस वाली गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसा लगाया और उसके आगे लिखा होता है सॉवरेन। इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट पैसा देगी ही देगी, चाहे उनको आगे नुकसान क्यों ना हो जाए, पर आपका पैसा नहीं डूबेगा, आपके पैसे से भी सॉवरेन गारंटी है। तो एक तरह से यहीं पे आईआरएफसी जब रेस कर रही होती है इंडियन रेलवे के लिए, तो जो उनको पैसा देता है ना बोरोइंग, मतलब जिनसे वो रेस करते हैं, उनको पता होता है पीछे इनके काफी बड़ी बैक है, जो काफी अच्छी बैक है, जो पैसा नहीं डूबेगा, तो इसलिए इनको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का फायदा होता है। फोर्थ आ जाता है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो मैंने आपको बताई लास्ट 5 इयर्स की परफॉर्मेंस पे कोई दिक्कत नहीं, मुझे इनकी परफॉर्मेंस साउंड लगती है। फिफ्थ आ जाता है साउंड एसेट लायबिलिटी मैनेज, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करा हुआ है। और सिक्स्थ आ जाता है एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम, इनकी जो मैनेजमेंट टीम है वो भी बहुत ही एक्सपीरियंस है। देखो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना ही बहुत बड़ी बात होती है। फंडामेंटल एनालिसिस की दूसरी बात ये होती है कि अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना आता है तो सेकंड आपको मैनेजमेंट एनालिसिस भी करना आना चाहिए। हमें ये देखना होता है कि मैनेजमेंट कैसी है। तो इस मैनेजमेंट के लिए मैंने क्या करा, मैंने जो फंडामेंटल एनालिसिस ये बना रहा हूं वीडियो, उससे पहले मैंने इनके काफी सारे मैंने क्या करा, आईआरएफसी के जितने भी डायरेक्टर हैं मैंने उनके नाम के आगे लिखा कोई फ्रॉड। तो मैं गूगल में सर्च कर रहा था, मुझे एज इनके बिहाफ पे कोई फ्रॉड वगैरह नहीं देखने को मिले, इस कंपनी से रिलेटेड भी मुझे एज कोई फ्रॉड नहीं मिलते। अगर आपको मिलते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे को ये देखना पड़ता है कि उनकी मैनेजमेंट टीम अच्छी है या नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट ही एक ऐसी है, या तो वो कंपनी को टॉप पे लेके जाएगी या तो नहीं तो वो कंपनी को डुबोएगी। अगर मैनेजमेंट अच्छी हुई तो वो टॉप पे पहुंचेगी, अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं हुई तो वो कंपनी चाहे उसका स्टॉक प्राइस अभी अच्छा परफॉर्मेंस करे पर फ्यूचर में परफॉर्मेंस नहीं होगी। सो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम इनकी है, ये एक अच्छा पॉइंट है। अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट में अगर हम बात करें शेयर कैपिटल की, तो मार्च 2020 में शेयर कैपिटल है 11,880 करोड़। रिजर्व्स इनके पास है लगभग 19,000 करोड़ के आसपास। बोरोइंग है 2,34,377 करोड़ की। सो बोरोइंग इतनी ज्यादा क्या है, क्योंकि इन्होंने पैसा रेस करा हुआ है किसके लिए, इंडियन रेलवे यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। और इन्होंने जो बोरोइंग रेस करी है वो किसको दी हुई है, किसको लीज, जो सामान लेके किसको लीज करा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को। सो इसलिए इनकी बोरोइंग्स ज्यादा है। वहीं अदर्स लाइबिलिटी की बात करें तो 10,595 करोड़ की इनके पास अदर लाइबिलिटीज भी हैं। वहीं अगर हम बात करें इनके पास फिक्स्ड एसेट्स है 11 करोड़ के और अदर एसेट्स है 2,75,912 करोड़। अदर एसेट्स क्या हो गए, जो इन्होंने बोरोइंग्स ली हुई है उससे ये इन्होंने इंडियन रेलवे के लिए क्या करे हुए हैं, सामान लिया हुआ है, कोचेस, वैगन्स, ये सारी चीजें को खरीदा हुआ है और वो किसको लीज करा हुआ है। तो एक तरह से ऑनर कौन हुए, इंडियन रेलवे ऑनर हुई, तो अदर एसेट्स में इनके आ जाता है। सो बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है। सो अब हम बात करते हैं माय व्यू की। इसके लिए सबने ये वीडियो देखी, आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना। अब बात करते हैं माय व्यू की। शॉर्ट टर्म मेरा व्यू क्या है स्टॉक के ऊपर, अभी चल रहा है 21 रुपए 10 पैसे। शॉर्ट टर्म व्यू मेरा इसमें बियरिश है। अब बियरिश क्यों है उसमें मैं आपको बताता हूं, क्यों बियरिश मैं इसमें आपको कह रहा हूं। बियरिश इसलिए क्योंकि अभी ओवरऑल देखा जाए तो कोरोना का पेंडेमिक बहुत ज्यादा है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैं दिल्ली में हूं, लॉकडाउन है, बाकी सारी स्टेट्स में कहीं पे कर्फ्यू लगा हुआ है, कहीं पे लॉकडाउन लगा हुआ है। सो अभी इंडिया का जो पूरा एक तरह से दोबारा से प्रॉब्लम आ चुकी है लास्ट ईयर वाली, और इस बार जो प्रॉब्लम है वो लास्ट ईयर से भी ज्यादा है।
सो मार्केट चाहे अभी बुल मार्केट चल रही है, एक तरह से मार्केट कभी गिरती है ऊपर होती है, बट ये स्टॉक जो है वो थोड़ा बियरिश है। मैंने इसका जो टेक्निकल देखो, अभी मैं टेक्निकल इतना फॉलो नहीं करता, बट मैंने थोड़ा सा इसका टेक्निकल देखा तो काफी सारे इंडिकेटर शो कर रहे हैं इसको बियरिश, यानी इसमें और गिरावट आने की संभावना लग रही है। तो अब पॉइंट आता है कि जो इस स्टॉक को लेकर बैठे हुए हैं वो करे तो करे क्या। काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो इस स्टॉक में फंसे हुए हैं। सो उनको मेरी एक रिकमेंडेशन या एक एडवाइस मान लो, इस एडवाइस को यार ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं पहले ही बोल के चल रहा हूं, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। सो मेरी बात को सिर्फ एजुकेशनल के लिए मानी जाए, बाकी आप अपना एनालिसिस करो, नहीं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लो। मेरा मानना है अगर आप सोच रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म आपने अभी तक होल्ड करा हुआ है, तो अभी इसको 26 तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। ये स्टॉक 26 के या 30 तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लेगा। मे बी वो 1 साल भी ले सकता है, मे बी वो 6 महीने भी ले सकता है, और मे बी वो 1.5 साल भी ले सकता है। ठीक है, 6 महीने में भी पहुंचने को पहुंच सकता है, और मे बी वो 1 साल भी लेगा। सो अगर आपके पास उसी पैसे, जैसे आप सपोज करो आपने 30,000 रुपीज लगाए या 15,000 रुपीज लगाए थे आईपीओ में, सो वो 15,000 ही आपके इन्वेस्ट है, और उसी पैसों में आप देख रहे हो कि आपको मार्केट में कहीं अभी इसमें लॉस हो रहा है। सपोज करो 575 शेयर्स का आई थिंक इसका लॉट था। ठीक है, अभी मान के चलो 5 रुपए गिरा हो तो लगभग 2500 से 3,000 पे लॉस हो रहा है आपको। आपकी वैल्यू थी 15,000 इन्वेस्टमेंट, आपको टोटल अभी शो कर रही है 12, 12,500 या 13,000 जो भी है, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप देखो स्टॉक मार्केट में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर वो 12,000 लगा के आप किसी स्टॉक से 2-3,000 या 1,000 1,500 रुपए की अर्निंग कर लो, सो आप इस स्टॉक को सेल कर दो, यहां पर लॉस बुक करो, वहां पे अर्निंग करो और अपना लॉस को कवर करो। बट अगर आप पाते हो कि यार मैं इस स्टॉक को होल्ड कर सकता हूं, मैं इस स्टॉक को एवरेज भी कर सकता हूं। एवरेज करना क्यों कह रहा हूं, कंपनी में एज इट इज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी मेरे को ठीक लगती है, जिस रेट पे चल रही है वो भी एक अट्रैक्टिव मुझे लगती है। आपको क्या लगती है कमेंट करके बताना। मुझे इस रेट पे कंपनी अट्रैक्टिव लग रही है। ठीक है, मैंने अपने लिए बाय करे हैं क्योंकि मुझे इस रेट पे कंपनी अट्रैक्टिव लग रही है, और दूसरा गवर्नमेंट की कंपनी है, और 20 रुपए या इस शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगी। और अगर इसकी पीई की बात करूं तो 7 का पीई चल रहा है। अभी इसका इंडस्ट्री से हम पीई कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एज अ कोई इसका अभी तक कॉम्पिटिटर नहीं है। ये एकमात्र कंपनी है जो सारा फाइनेंस रेस करती है इंडियन रेलवे के लिए। अभी तक कोई और इंडियन रेलवे ने कंपनी अनाउंस नहीं करी। सो अभी तक इनका कोई कॉम्पिटिटर तो है नहीं मार्केट में। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म चाहे बियरिश है, बियरिश इसलिए है कोरोना पैंडेमिक, रेलवे ढंग से काम कभी कर नहीं पा रहा। ठीक है, इसलिए बेयरिश है। सेकंड, थोड़ा सा मार्केट भी बेयरिश हो जाती है और फिर बुलिश हो जाती है, बट ये स्टॉक अभी बेयरिश हो चुका है। ठीक है, थर्ड, इंडिकेटर्स इसके शो कर रहे हैं बेयरिश। तो ये 3 पॉइंट आ जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म में जो सोच रहा है कि उसको अगर कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसको कहूंगा बेचो, और दूसरी अपॉर्चुनिटी में पैसा लगा के अपने पैसे को कवर कर लो। ठीक है, बट अब आती है लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म में मैं इस स्टॉक के लिए बुलिश हूं। लॉन्ग टर्म मतलब कंपनी जब तक अच्छा काम कर रही है। आपके लिए लॉन्ग टर्म चाहे आप 1 साल रखो, 2 साल रखो, 3 साल रखो, वो आपकी मर्जी है। मेरे लिए मानना है लॉन्ग टर्म टिल कंपनी जब तक अच्छा काम कर रही है तब तक हमें उस स्टॉक के साथ जुड़े रहना चाहिए। और एक चीज यार, इसमें स्टॉक में आप ये देखो कि कंपनी ने अभी अनाउंस करा था 1 रुपी पॉइंट कुछ डिविडेंड का, तो डिविडेंड भी तो अच्छा आ रहा है आपको। डिविडेंड भी इतना अच्छा है, लगभग डिविडेंड यील्ड इसकी 5% आ चुकी है। सो आपको डिविडेंड भी मिल रहा है। सो अगर आप इसको होल्ड कर सकते हो तो होल्ड कर लो, एवरेज कर सकते हो तो एवरेज कर लो। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इसको सेल करो और वहां पे अपॉर्चुनिटी में अपना पैसा लगाओ और अपना लॉस कवर कर लो। लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक में जा सकते हो। मेरे हिसाब से ये जल्द ही 1 साल 1.5 साल के अंदर 30 से ऊपर जरूर जाएगा। बट बाकी कोई पता नहीं, मेरी बात ये झूठ भी हो सकती है या मेरी बात सही ना भी हो। मे बी स्टॉक और नीचे चला जाए तो मैं वहां पर लॉस खाने को भी तैयार हूं। बट यही है कि स्टॉक मार्केट किसी को नहीं पता होता स्टॉक मार्केट में कब क्या हो जाए, इसीलिए उतना ही पैसा लगाओ जितना आप रिस्क ले सकते हो। मैंने इस स्टॉक में उतना ही पैसा लगाया जितने में मैं रिस्क ले सकता हूं, यानी मेरे को अगर ये स्टॉक में पैसा डूब भी जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उतना ही पैसा आप भी लगाओ। सो आपको मैंने अपना व्यू बता दिया है। आज की फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो IRFC के ऊपर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। आज मैंने पहली बार कोई फंडामेंटल पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करी है। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो इस वीडियो को शेयर भी करना और लाइक भी करना। हमारे साथ ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, मैं जल्द से